नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल। 500 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग लेकर आए हैं 11 नंबर का वीडियो। और इस 11 नंबर के वीडियो में बड़े अच्छे प्रश्न हैं। इसके पहले के प्रश्न जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में आपको मिल जाएगी। आज का पहला प्रश्न है, स्टैंडर्ड विंडोज बिटमैप इमेज को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है बिटमैप के लिए, है ना। बिटमैप जो इमेज होती है, इसका फाइल फॉर्मेट हमसे पूछ रहा है, या कुल मिलाकर हम बोले ये हमसे पूछ रहा है बिटमैप फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है, फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है ना। फाइल एक्सटेंशन तो बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा, है ना। तो बिटमैप का अगर हम सीधे सीधे बात करें तो .bmp ये होता है बिटमैप फाइल का एक्सटेंशन, है ना। जिन लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिले हो अभी तक के, मुझे कमेंट करेंगे तो उनको व्हाट्सएप चैनल पर या टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा देंगे, है ना। तो जिनको अगर नहीं मिला होगा तो मुझे बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मेलिंग स्टेप को खोलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है ना। हमको मेलिंग स्टेप खोलना है, और मेलिंग टैब खोलना है मतलब किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है भैया MS वर्ड की बात हो रही है ना। MS वर्ड में मेलिंग टैब होती है, तो उस टैब को ओपन करने के लिए हम कौन सी संयोजन की मतलब कौन सी शॉर्टकट की का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, ये हमसे पूछ रहा है कौन सा संयोजन, है ना। हमारे पास में Shift+M, Alt+M, Ctrl+M और Alt+W। देखिए जब भी हमसे पूछा जा रहा है टैब के लिए, है ना, कि कोई भी टैब ओपन करना है तो उसको ओपन करने की शॉर्टकट की, है ना, हमेशा Alt के साथ में होगी। तो यहाँ पे Alt के साथ में हमारे पास में 2 है, ठीक है। अब ये 2 हमारे पास Alt के पास में है, अब Alt के साथ में है, तो अब हमारे से बोल रहा है मेलिंग, तो हम सीधे M के साथ चले जाएंगे। यही हो जाएगी किसकी, मेलिंग की शॉर्टकट की, है ना। मेलिंग टैब को अगर ओपन करना है तो हम Alt+M प्रेस करेंगे, है ना। और अगर हमको होम टैब को ओपन करना रहता तब हम Alt के साथ में H प्रेस करते, है ना। इंसर्ट के लिए हम Alt के साथ में N प्रेस कर लेते, ठीक है। तो याद रखेंगे Alt के साथ में हमेशा जो टैब होती है उसी की शॉर्टकट की बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान रेखा प्रति रन टाइम पर प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन करती है। मतलब खालिस्तान रेखा प्रति रेखा, है ना, इसको एक साथ पढ़ेंगे, रेखा प्रति रेखा रन टाइम पर प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन करता है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करता है, निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन करता है या एग्जीक्यूट करता है ना। तो अब हमसे रेखा प्रति रेखा मतलब प्रत्येक लाइन या सेंटेंस की बात कर रहा है, कि लाइन को एक एक लाइन को, है ना, रेखा प्रति मतलब एक एक लाइन को कौन अनुवाद करता है और एग्जीक्यूट करता है, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रांसलेटर पूछ रहा है। हमारे पास में अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के लिए, तो हमारे पास में 3 ट्रांसलेटर होते हैं। पहला होता है हमारे पास में इंटरप्रेटर, दूसरा होता है हमारे पास कंपाइलर, और तीसरा होता है हमारे पास में असेंबलर। अगर हम असेंबलर की बात करें तो असेंबलर का प्रयोग किया जाता है असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए। क्लियर। अब अगर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करें तो ये हाई लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलते हैं। तो 2 हमको मिल गए हाई लेवल लैंग्वेज के। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो रेखा प्रति रेखा मतलब हर एक सेंटेंस को बारी बारी से ट्रांसलेट करेगा। पहले एक सेंटेंस को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, इस तरीके से बारी बारी से ट्रांसलेट करता है ना। तो यहाँ पर अगर हम कंपाइलर की बात करें, कंपाइलर क्या करता है कि जो प्रोग्राम होता है उसमें कितने भी सेंटेंस हो, पूरे पेज में आपके कितने भी सेंटेंस होंगे, उन सारे सेंटेंसों को वो एक साथ ट्रांसलेट कर देता है और निष्पादित कर देगा, है ना। एक साथ ट्रांसलेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, जहां जब प्रॉब्लम होगी वहां वो दिखा देगा, है ना। तो ये तो इस प्रश्न का आंसर नहीं है। असेंबलर इसका आंसर नहीं होगा, है ना। असेंबलर का यूज तो हम सिर्फ वही करते हैं कहां पर, जहां पर हमको असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में बदलना हो, है ना। ये भी पूरा करता है एक साथ। उच्च स्तरीय भाषा, ये तो ऑप्शन कहीं से कहीं तक नहीं बनता, ये तो सीधे भाषा की बात कर ली उसने। और हमसे क्या पूछ रहा है, अनुवादक या ट्रांसलेटर की बात कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास बचता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ही वो ट्रांसलेटर होता है जो किसी भी प्रोग्राम के एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करता है और उसमें एरर बताते हमको चलता है या बग बताते चलता है ना। एक साथ सारे सेंटेंस को वो
नहीं करता है, या पूरे पेज में जितना प्रोग्राम हमारा बड़ा होता है उसको एक साथ कभी भी वो ट्रांसलेट नहीं करता है ना। तो ये हमसे पूछ रहा था रेखा प्रति रेखा के लिए, तो इंटरप्रेटर उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वाक्य विन्यास या सिंटेक्स की बात हो रही है, या तार्किक त्रुटियों के लिए किसी प्रोग्राम के परीक्षण करने को किस नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे दो प्रश्न हैं, एक तो ये है कि तार्किक त्रुटि है ना, या सिंटेक्स एरर। तार्किक त्रुटि या सिंटेक्स एरर, इसे क्या कहते हैं, ये हमारे एग्जाम को प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इन त्रुटियों के लिए है ना, जो परीक्षण या जिसको सुधारने के लिए हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट ये वाला प्रश्न है कि उन त्रुटियों को सुधारने के लिए हम किस प्रोसेस से गुजरेंगे। तो अगर हम बारे सिंटेक्स एरर जो होती है उसकी बात कर ले, या फिर तार्किक त्रुटियों की जो एरर होती है अगर उसकी बात हम कर ले, है ना, तो इसे कहा जाता है बग। सिंटेक्स या तार्किक त्रुटियां जो होती है इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम लोग बग। और बग को जो सुधारने वाले, परीक्षण करने वाला जो प्रोसेस हमारे पास में होता है उसे कहते हैं हम डीबगिंग, है ना। तो डीबगिंग की प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो बग हमको मिले हुए हैं या त्रुटि हमको मिली हुई है, सिंटेक्स त्रुटि मिली हुई है, तार्किक त्रुटि मिली हुई है, इसको सुधारने की प्रक्रिया जो है वो डीबगिंग कहलाई। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इंट्रानेट किस तरह की वेबसाइट है। इंट्रानेट किस तरह की वेबसाइट है। हम लोगों ने इंटरनेट तो नाम सुना ही होगा, है ना, बहुत कॉमन सा प्रश्न है, बहुत बार पूछता है। आजकल इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, हालांकि पहले से ज्यादा किया जा रहा था लेकिन अब ज्यादा किया जाता है ना। इंटरनेट तो हमको पता ही है, इंटरनेट में हम लॉगिन करें या कहीं से हम इंटरनेट ऑन करते हैं और एक्सेस कर लेते हैं किसी भी चीज। इंटरनेट क्या होता है, देखिए इंटरनेट आप ये मान लो कि जैसे कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट है ना, और जो इंटरनेट होगा वो कैसा होगा, एक ही जगह पे होगा। ठीक, इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट कोई भी कंपनी होती है तो उसकी प्रॉपर एक बिल्डिंग होती है, प्रॉपर उसका कैंपस होता है, तो उसके इंटरनल भाग में जितना भी नेटवर्क चलता है ना, वो कहलाता है इंटरनेट। वहां पर इंटरनेट चलेगा या ना चलेगा वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन जो अंदर अंदर नेटवर्क चल रहा है कि किसी कंपनी में 100 कंप्यूटर 200 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और वहां पर चल रहे हैं पूरी कंपनी के अंदर, है ना, तो वहां पे अंदर अंदर जो नेटवर्क बना हुआ है वो कहलाएगा आपका इंट्रानेट, है ना। क्योंकि उसमें तो बहुत सारे लेन होंगे, भी ऑफिस है, बड़ी बिल्डिंग में ऑफिस है तो नीचे भी है ऊपर भी है, अलग अलग सेक्शंस में लेन बने हुए हैं, उन सबको आपस में जोड़कर और इंटरनेट का निर्माण किया जाता है। और इंटरनेट कैसा होता है, अंदर ही अंदर चलता है, उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति को उस नेटवर्क में काम करने की सुविधा नहीं मिलती है या उसमें वो लॉगिन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर अब ऑप्शन है पब्लिक इंटरनेट, तो पब्लिक तो होगा नहीं, आंतरिक केवल कंपनी के भीतर लोग इसे देख सकते हैं, है ना, ये हो सकता है ना। बाहर कंपनी से बाहर के लोग इसे देख सकते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। शेयर्ड प्राथमिक कर्मचारी और आपूर्तिकर्ता दोनों इसे देख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। क्या होगा, यही होगा इसका आंसर, आंतरिक केवल कंपनी के भीतर के लोग इसे देख सकते हैं, इसके अलावा इसे कोई नहीं देख सकता, है ना। और अगर किसी और को देखना होगा तो हमें इस इंट्रानेट को बदलना पड़ेगा। किससे बदलना पड़ेगा, ये इंट्रानेट है तो हमको इसको बदलना पड़ेगा एक्स्ट्रानेट में। एक्स्ट्रानेट में जब हम इसको बदल देंगे तब बाहर का व्यक्ति इसमें यूज कर सकता है ना। अगर हम एग्जांपल की बात कर ले, एक्स्ट्रा, हाँ, हालांकि जब इसको एक्स्ट्रानेट में हम बदलेंगे तो हमको इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट के माध्यम से इंट्रानेट को एक्स्ट्रानेट में बदला जा सकता है ना। अगर एक्स्ट्रानेट के हम एग्जांपल ले, पहले इंटरनेट के ले लेते हैं। इंटरनेट हमने बैंक का देखा होगा कि बैंक में इंटरनल सारा नेटवर्क चलते रहता है ना, वहां से जो भी लेन देन होगा वो अंदर ही अंदर उनका चलते रहता है। ठीक, अब अगर उसमें इंटरनेट के माध्यम से हम अगर इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो हमको कुछ हिस्सा मिला है, मतलब हम हमारे अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं, हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अब ये नेटवर्क कैसा बन गया, एक्स्ट्रानेट का बन गया। इसमें हमको लॉगिन आईडी मिल चुकी है जिसमें हम हमारे अकाउंट को बैंक के सर्वर पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा एक्स्ट्रानेट का एग्जांपल। और अगर हमको ऐसा नहीं मिलती है सुविधा, अंदर ही अंदर चल रही है सारी कहानियां, है ना, तब वो कहलाएगा इंट्रानेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वस्तुओं के बीच तुलना को चित्रित करने के लिए खालिस्तान चार्ट का उपयोग किया जाता है ना। जाहिर सी बात है, चार्ट है तो एक्सेल में यूज करेंगे। तो वस्तुओं के बीच तुलना, है ना, वस्तुओं के बीच जो तुलना होती है उसको चित्रित करने के लिए
कौन से चार्ट का प्रयोग करेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास में है बबल चार्ट, स्टार चार्ट, कॉलम चार्ट और राडार चार्ट, है ना। देखिए जहां तक अगर हम बबल चार्ट की बात करें तो बबल चार्ट में बेसिकली होता क्या है कि इसमें इस तरीके से चार्ट बनता है बबल चार्ट, है ना। हमारे पास एक्स वाई दो अक्षों का और इस तरीके से बबल्स के नाम से क्या करते हैं हम, बहुत सारी जो हमारे पास गणनाएं होती है ना, बहुत सारे जो हमारे पास आंकड़े आए हुए हैं, है ना, उनको आपस में यहाँ पर हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें तुलना कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, इसमें हम तुलना नहीं कर सकते। बात आती है स्टॉक चार्ट की, तो स्टॉक चार्ट क्या करता है? स्टॉक चार्ट में आपको स्टॉक शेयर मार्केट का स्टॉक हो गया, है ना, या फिर हमको टेम्परेचर अगर दिखाना है तो वो भी इसके माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं, बढ़ते चढ़ते क्रम में, है ना। तो यहाँ पर इसका यूज होगा, इसमें तुलना नहीं होगी, है ना। फिर बात आ रही है कॉलम चार्ट की और राडार चार्ट की। देखो इन दोनों ही चार्ट में हम लोग तुलना कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल सा अंतर है ना। हम प्रश्न के अकॉर्डिंग छाट लेंगे उसको हालांकि, है ना, लेकिन इन दोनों चार्टों में हम लोग तुलना कर सकते हैं। अगर बात करें हम राडार चार्ट की, तो राडार चार्ट में वस्तुओं की विशेषताओं के बीच तुलना की जाती है। राडार चार्ट में वस्तुओं की विशेषताओं के बीच में हम लोग तुलना करते हैं, है ना। और प्रश्न पूछ रहा है कि वस्तुओं के बीच में तुलना को कौन सा चार्ट बता देगा, तो वो राइट आंसर है हमारे पास में कॉलम चार्ट, है ना। दो वस्तुओं के बीच या दो से अधिक वस्तुओं के बीच हमको तुलना करनी है, तब हम कॉलम चार्ट का यूज करेंगे। और दो से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के बीच तुलना अगर करनी होगी तब हम राडार चार्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। बहुत नॉमिनल सा है, यहाँ पे आंसर बहुत बार गलत लग जाता है, ठीक है, तो अब याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न, अच्छा जिन लोगों ने पुराने प्रश्न नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देखें, है ना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न के साथ हम बहुत सारे प्रश्न उसमें डाल देते हैं और उनके आंसर भी आपको दे देते हैं, है ना। तो उससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, लगभग हम हर बार टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान चार्ट एमएस एक्सेल में विभिन्न डेटा श्रृंखलाओं में संख्यात्मक मानों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है ना। एमएस एक्सेल की बात हो रही है और डेटा श्रृंखलाओं में संख्या मानों के बीच संबंध प्रदर्शित करना है ना। अब कौन से चार्ट का हम प्रयोग करेंगे वो देखिए, है ना। एक है हमारे पास में कॉनिक चार्ट, एक्स वाई चार्ट, सतह चार्ट या पाई चार्ट, है ना। जिनको सतह चार्ट नहीं पता है इसे बोलते हैं हम सरफेस चार्ट, ठीक है। और जिन लोगों को पाई चार्ट नहीं पता, पाई चार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, विभिन्न डेटा श्रेणियों की, इसमें एक ही डेटा श्रेणियों की गणना कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसमें दो से अधिक नहीं, सिर्फ एक डेटा श्रेणी होगी, उसी की गणना हम इसमें कर सकते हैं, है ना। अब हमसे पूछ रहा है वो डेटा श्रृंखलाओं में मानों के बीच संबंध कौन बताएगा, तो वो बताएगा हमको एक्स और वाई चार्ट, है ना। अब एक्स वाई चार्ट कौन सा चार्ट होता है, तो एक्स वाई चार्ट किस चार्ट को बोलते हैं, ये भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है, पहली चीज, है ना। एक्स वाई चार्ट कौन सा होता है, तो ये होता है हमारे पास में स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट होता है और स्कैटर चार्ट को ही हम एक्स और वाई चार्ट कहते हैं। इसमें बनता कैसे है ये, इस तरीके से एक्स और वाई दो अक्ष बनते हैं और उसमें इस तरीके से बिंदुओं के माध्यम से इस चार्ट को तैयार किया जाता है ना। और इसमें भी कैसे करेंगे, हम इनके बीच संबंध बताएंगे। ये जो हमारे पास में डाटा श्रेणी आई है ये कैसे न्यूमेरिक नंबर है ना। डेटा श्रेणी मतलब संख्यात्मक मान है ना। और इनके बीच कैसा संबंध बताएंगे। तो मैं स्कैटर चार्ट का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि स्कैटर चार्ट का या एक्स वाई चार्ट का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए स्कैटर चार्ट का हम लोग यूज करते हैं मौसम की जानकारी बताने के लिए, है ना। तो हमने मौसम की जानकारी देखी है कि न्यूज चैनल वगैरह पे हमको दिखती है ना। पूरे मैप में हमको अलग अलग जगह पर कितने कितने डिग्री टेम्परेचर है, किस जगह पे टेम्परेचर है वो हमको दिखता है, और कहाँ पर कम है और कहाँ पर ज्यादा है वो भी हमको दिखता है ना। तो वहां पर जो नीचे ने मैप लगा दिया है, हालांकि वो क्या है, एक्स वाई चार्ट है ना। वो जो टेम्परेचर हमको दिख रहा है तो वही क्या है, उनकी संख्यात्मक वैल्यू है और उसमें संबंध को बताने के लिए स्कैटर चार्ट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में केवल स्लाइड और इसकी सामग्री दिखाने के लिए आप निम्न में से किस दृश्य का उपयोग कर सकते हैं, है ना। दृश्य मतलब क्या है भैया, हमारे पास में व्यू की बात कर रहा है ना। किस व्यू का प्रयोग हम कर सकते हैं पावर पॉइंट में, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको स्लाइड और इसकी सामग्री,
स्लाइड और इसकी सामग्री, बस इतना आपको दिखाना है ना। तो हम कौन सा इसमें से व्यू सेलेक्ट करेंगे। ये स्लाइड व्यू है सारे के सारे। पहला है हमारे पास नॉर्मल। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है ना, तो उसका राइट आंसर क्या है, नॉर्मल। वो नॉर्मल व्यू होता है ना। फिर हमारे पास स्लाइड, एक्चुअली स्लाइड क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर होता है ना। स्लाइड सॉर्टर जिसमें क्या होता है कि इस तरीके से जितनी भी स्लाइड होती है वो सारी की सारी आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे दिखने लगती है, ठीक है। तो स्लाइड सॉर्टर होता है सॉर्ट करने के लिए। फिर है स्लाइड शो। स्लाइड शो तो हमको पता है प्रेजेंटेशन के लिए। स्लाइड शो की अगर शॉर्टकट की पूछे तो उसको बता दीजिएगा आप, F5 से हम स्लाइड शो रन कर सकते हैं। फिर है नोट्स पेज। अब जो नोट्स पेज हमारे पास में होता है, तो नोट्स पेज में क्या होता है कि इस तरीके से जो हमारा पेज होता है, स्लाइड होती है ना, उस स्लाइड में यहाँ पर तो हमारी स्लाइड दिखती है और उससे संबंधित नोट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से स्लाइड के वो हमको व्यू आते हैं वहां पर, है ना। तो ये स्लाइड नोट्स पेज वाला हो गया, है ना। अब हमारे प्रश्न का आंसर है क्या है कि स्लाइड्स और उसकी सामग्री हमको दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दृश्य का उपयोग करेंगे। तो हम उपयोग करेंगे नॉर्मल व्यू का, है ना। नॉर्मल व्यू होता है, इसी में हमको स्लाइड दिख जाती है। नॉर्मल व्यू आप लोगों ने देखा ही होगा, इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमको क्या दिखती है, हमारी स्लाइड जिसमें हम काम करते हैं, और इधर टास्क में हमको क्या मिलता है, यहाँ पर जितनी स्लाइड हम लोगों ने यूज करी है वो दिखती है। तो ये वाला जो व्यू होता है ये नॉर्मल व्यू होता है, और इसी का प्रयोग करके हम स्लाइड और उसमें जितनी भी हमने सामग्री प्रयोग करी है दिखाने के लिए, वो सारी की सारी उसमें दिखती है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट भी कौन सा होता है, हमारा नॉर्मल व्यू ही होता है ना। और ये व्यू वाली बटने या व्यू वाले जो ऑप्शन को कहाँ मिलेंगे, तो ये हमको मिलेंगे व्यू टैब में, है ना। और दूसरी जगह कहाँ मिलेंगे हमको, तो ये हमारी विंडो होती है। इस विंडो में सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस बार होता है। तो स्टेटस बार में हमको यहीं पर ये सारे व्यू मिल जाएंगे। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और व्यू टैब में जाकर भी चेंज कर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भंडारण उपकरण, स्टोरेज डिवाइस, डेटा स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है ना। अब बोलेंगे सर हमने तो ट्रांजिस्टर पढ़ा था जनरेशन में, है ना, कि हमने सेकेंड जनरेशन में एज अ प्रोसेसर ट्रांजिस्टर का यूज किया। हाँ, तो बिल्कुल सही है कि सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है एज अ सीपीयू या प्रोसेसर। अब उसी ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक। हमारे पास में है साटा, पाटा और आईडी डिस्क, और एक है हमारे पास सॉलिड स्टेट डिस्क, है ना। अगर मैं बात करूं, जो साटा होता है, साटा मतलब कि जो अभी जो हार्ड डिस्क आती है हमारे पास में, है ना, वो कौन सी कहलाती है, साटा। और पाटा हार्ड डिस्क कौन सी है, तो पाटा हार्ड डिस्क और आईडी हार्ड डिस्क, ये दोनों ही हार्ड डिस्क एक ही है। इसके पहले जो हम हार्ड डिस्क यूज कर रहे थे, जिसमें हमारे पास में इस तरीके का केबल होता था, है ना। तो ये जो सेक्शंस है हमारे पास में, एक इसके है, ये हमारे पास में है पाटा हार्ड डिस्क के या आईडी हार्ड डिस्क के, है ना। और अभी जो हार्ड डिस्क हम लोग यूज करते हैं उसमें हम इस केबल की जगह यूज करते हैं इस तरीके से साटा केबल, है ना। इस तरीके से हम साटा केबल यूज करते हैं। इस केबल से हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं और पहले हम इससे करते थे। तो ये पुरानी वाली हार्ड डिस्क है और ये नई वाली हार्ड डिस्क है जिसको हम साटा बोलते हैं, है ना। और ये वाली पाटा या आईडी। तो ये दोनों तो एक ही होगी। तो इसमें भी हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज नहीं करते, इसमें भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगी है, डिस्क लगी है। इसमें भी क्या है, डिस्क है ना। डिस्क हमको पता ही है इस तरीके से डिस्क होती है ना। इसमें ट्रैक और सेक्टर में हम लोग डाटा को सेव करते हैं, है ना। कल भी बात करी है। और एक जो ट्रैक होता है, सॉरी, एक जो सेक्टर होता है, इसमें कितना डाटा आता है, तो 512 केबी डाटा इसमें आता है। अब हमारे प्रश्न का आंसर आपको दिख रहा है, क्या है, ये है सॉलिड स्टेट डिस्क, है ना। ये सॉलिड स्टेट हम इसको बोलते हैं ड्राइव। तो इसके अंदर जो हमारे पास में चिप होती है, उसके अंदर हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं और उसी में हम लोग डाटा स्टोर कराते हैं। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने के कारण बहुत तेजी से डाटा ट्रांसमिट होता है। इसलिए तो एसएसडी रिप्लेस करती है इसको, हार्ड डिस्क को, है ना। एसएसडी रिप्लेस कर रही है हार्ड डिस्क को। अब हम हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्षेत्र में संग्रहित डाटा की पहचान करने के लिए किया जाता है ना। हमसे यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है कि किसका उपयोग क्षेत्र में संग्रहित डाटा की पहचान, संग्रहित डाटा की पहचान हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं
ये जो प्रश्न हमारे पास में है, ये डेटाबेस का प्रश्न है ना, डीबीएमएस का प्रश्न है ना। डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर हम कौन सा पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एमएस एक्सेस, है ना, या फिर एमएस एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल, है ना। इनको हम पढ़ते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के रूप में। तो उसी का ये प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जो हमको उपयोगी क्षेत्र में संग्रहित डाटा की पहचान करने के लिए बोल रहा है। हमारे पास ऑप्शन है टेबल, फील्ड नेम, बॉक्स और ब्रैकेट, है ना। अब देखिए, जब भी डाटाबेस तैयार होता है तो उसमें इस तरीके से क्या होते हैं हमारे पास में, इस तरीके से टेबल बनता है पूरा का पूरा, इसमें डाटा सेव होता है, ये से डाटा को हम संसाधित करते थे, है ना। अब यहाँ पर मान लो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है ये हम कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर कोई डाटा लिखा हुआ है, इसको हम कैसे बता सकते हैं? भैया ऊपर लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा है? नेम, है ना। तो अब हम बता सकते हैं कि ये क्या है ना। मान लो यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिए, है ना, कोई भी नंबर लिख दिए। अब ये नंबर क्या है हम भी बता सकते हैं क्या? नहीं, अभी इनको हम नहीं पहचान सकते, है ना। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये क्या है, ये पिन कोड है ना। तो अब हम बता देंगे भैया ये पिन कोड है। तो इस डाटा की पहचान किससे हो रही है? इससे हो रही है ना। अब इसे हम क्या कहते हैं? ये जो ऊपर हम जितने भी टेबल में हेडिंग लगाते हैं, टेबल में सबसे ऊपर की इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फील्ड, और उसमें जो नाम होता है उसे कहते हैं फील्ड नेम। ये क्या कहलाएगी? नेम एक फील्ड है, पिन कोड एक फील्ड है, अगर एड्रेस लगा दो तो एड्रेस एक क्या होती है? फील्ड होती है ना। और उस एड्रेस फील्ड में हम जो भी टाइप करते हैं, जो भी हम उसको नाम देते हैं, वो क्या कहलाएगा? उसका नेम कहलाएगा। तो फील्ड नेम होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो ये डाटाबेस का प्रश्न है। डाटाबेस के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, है ना। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो डीबीएमएस को जाके पढ़िए, उसमें किस तरीके से डाटा को हम लोग रखते हैं, कैसे बीट से लेकर बीट, रिकॉर्ड, डाटाबेस और फाइल तक के हम लोग जाते हैं, फिर डाटाबेस तैयार होता है। तो सारी प्रोसेस को अच्छे समझिए, उसमें हायरार्चिकल मॉडल पढ़िए, है ना। और डीबीएमएस की कौन सी फॉरेन की होती है, कौन सी प्राइमरी की होती है, कौन सी सेकेंडरी की होती है, मेटा डाटा किसे कहते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिए। एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आपको 1 अंक तो देकर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, ये हो गए हमारे आज के प्रश्न, है ना। आशा करते कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे। इनके नोट्स आप जरूर बना के रखें, लिख के रखें, क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन पॉज करके लिख लिया कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स से जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स जो है आपके हाथ से लिखा है, जो नोट्स है ये आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे और एग्जाम के टाइम में आपको जो रिवीजन होगा वो बिल्कुल तेजी से हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपके हाथ से लिखा है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो तेजी से क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएंगे। अभी तो हम एक एक वीडियो में कम क्वेश्चन इसमें डिस्क्राइब ज्यादा कर रहे हैं, तो जो जो मैं बोलता हूं उनको भी आप लिखते चलिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। वो नोट्स आपको तेजी से रिवाइज कराएंगे और निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।